नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, जिसका इंतज़ार था देश को, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा आज आ गया है। लेकिन सीजेपी ने ऐलान किया है कि उसकी 2 मांगें अभी भी ज्यों की त्यों हैं, उन पे बात होगी और जब उनको पूरा किया जाएगा तो वो इस आंदोलन को फ़िलहाल ख़त्म कर देंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान से इस देश की या जैन जी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और इसको हार जीत के नज़रिए से मैं देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में अगर जवाबदेही नहीं होगी तो रिजाइन भी होने चाहिए और नई अपॉइंटमेंट भी होनी चाहिए। और कितनी भी चाहे सरकारी रही हो केंद्र में, लापरवाही पे या कभी कभी ज़रूरी समझे जाने पे बहुत सारे लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं। लेकिन इस सरकार में इस्तीफ़े को इतनी बड़ी घटना इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस सरकार ने एक अघोषित नियम ये बना रखा था नरेंद्र मोदी जी ने कि यहाँ इस्तीफ़े नहीं होते हैं, चाहे हम कुछ भी करें। तो परंपराएं टूट गई हैं धर्मेंद्र जी के जाने से और कहते हैं कि अब एथेनॉल वाले गडकरी जी का नंबर आएगा। इसका मतलब ये है कि जनता ने भी अपने टारगेट सेट कर लिए हैं कि अगला अब किसका नंबर है, कौन इस देश का मूर्ख बना रहा है। तो भारत की जो राजनीति है वो जाति धर्म से अब अकाउंटेबिलिटी की तरफ चल रही है। इसके बाद सीजेपी के जो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ, उसके बाद देश की पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी हैं, मूवमेंट है, जो इनके क्रियाकलाप, उसमें क्या अंतर आएगा, ये एक बड़ा सवाल अब यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और आपके विचार विमर्श और आपका इस पे प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। त्यागी जी जी, अक्सर वो क्लिप चल जाती थी कि राजनाथ सिंह जी की कि भैया यूपीए में इस्तीफे होते थे, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफ़ा है, इतनी देर इसमें लगी और इतना बड़ा बवाल ये देश में हुआ, तो ये क्या इसको नीति का फेर कहेंगे या इनके दूरदर्शिता कहेंगे, तानाशाही कहेंगे, इसको कैसे यहाँ हम समझने की कोशिश करें इस चीज़ को? देखिए, अपने वक्तव्य में आपने बहुत अच्छी बात की कि लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच में कोई भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होता, जीत हार का प्रश्न नहीं होता, हारने और जीतने का नहीं होता जी। कोई सो सिंपल, लोकतंत्र में कुछ नहीं होता। हाँ, जवाबदेही की बात है। तो पहली बार नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जवाबदेही को अहमियत मिली है जी। और ये काम पहले भी हो सकता था। तो आपने देखा होगा इस सरकार को 2 मौके आए हैं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने के बाद में कि जब किसान आंदोलन में उनको वापस जाना पड़ा, अपने 3 कानून वापस लिए जी, और अब नौजवानों ने। तो किसान और नौजवान ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर उनका मुद्दा ठीक है, उनकी मांग सही है, तो पूरे देश का जन समर्थन उन्हें मिलता है और उस स्थिति में वो बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से गांधीवादी तरीकों से सरकार को अपना फैसला बदल सकते हैं, है ना। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी तपस्या में कमी रहेगी, तपस्या में अभी भी शायद कोई कमी रही होगी। तो लोकतंत्र में आप अड़ नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, या अड़ना लड़ना है भी तो बहुत अल्पकालिक होता है, छोटे समय के लिए, और प्रेस्टीज का सवाल तो बनाना नहीं चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ ये प्रश्न रहा है कि चूँकि वहाँ पूरे सिस्टम में एक पर्सनैलिटी कल्ट है, उन्होंने खुद और उनके समर्थकों ने उनको ऐसा पेश कर दिया कि ये अजय हैं, अपराजय हैं, ईश्वर हैं, विधाता हैं और जो ये कहेंगे वही सही है, इसके अतिरिक्त कुछ सत्य हो ही नहीं सकता। तो उनकी लार्जर देन जो लाइफ बना दी ना, बिल्कुल एक डिवाइन बना दी, और वो भी उसमें बह गए। करोड़ों रुपए फूके गए हैं इसके लिए कि मोदी जी की ये छवि बना दें। तो नरेंद्र, देखिए, एक व्यक्ति खुद होता है, उसका व्यक्तित्व होता है, एक उसकी ब्रांडिंग होती। तो आपने ब्रांडिंग का आकार इतना बड़ा कर दिया कि जो उनका मूल व्यक्तित्व था उससे कई हजारों गुना बड़ा हो गया। अब हैं तो मनुष्य, वो कितना ही कह लें कि मैं भेजा गया हूँ या नॉन बायोलॉजिकल हूँ, लेकिन सच्चाई तो है कि वो मनुष्य हैं और मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं कुछ ना कुछ। तो उनका जो ब्रांड था ना, नरेंद्र मोदी का ब्रांड, उसमें आज दूसरी बार बहुत बड़ी दरार पड़ी है। लेकिन फिर भी मैं सरकार को और बधाई देना ये चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इसके बाद लोग, सारा देश इस मसले पर सोच रहा है कि ये नहीं होगा। तो आज देश ने राहत की सांस ली है। दूसरे सबसे बड़ी बात धर्मेंद्र जी जो मैं ये मानता हूँ कि ये जो आशंका हम बहुत
सालों से व्यक्त कर रहे हैं कि अब भारत जो है वो संविधान से नहीं चलेगा, जो मौजूदा संविधान है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। आज देश को एक भरोसा मिला है, विश्वास मिला है कि ऐसा नहीं होगा। इस देश के किसान और इस देश का नौजवान में इतनी ताकत है कि वो सरकार को जो हमारा परंपरागत रास्ता है उससे भटकने नहीं देंगे, और बड़ा संयम दिखाते हुए उन्होंने ये सारा काम किया जी। तो आज बहुत बड़ी बात सिद्ध यही हुई कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, और उन जड़ों की रक्षा करने वाले वो लोग नहीं हैं जो अपर मिडिल क्लास घूम रहा है शहरों में। ये लोअर मिडिल। हाँ, वो लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा हैं, समाज में बहुत गहरी हैं। तो ये एक भरोसा पूरे आज देश को मिला है, और मैं ये देख रहा हूँ लोगों के जो संवेदनशील नागरिक है आज वो ये तो हो गया इस्तीफा, इससे इस्तीफा कोई घटना हो गया, इस्तीफा वो चाह रहे थे, अब एकदम आदमी सोचता है कि अब क्या। तो लोगों में ये भरोसा जगा है कि अब जैसी आशंकाएं थी कि देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा वो सब झूठी सिद्ध होंगी, और लोकतंत्र बचेगा, और बचाने वाले इस देश के किसान और नौजवान होंगे। यही जैन जी पीढ़ी है। हाँ, जैन जी है। और देखिए इस पीढ़ी की विशेषता है, आप तो खैर अभी उसी जनरेशन का पार्टी हो लगभग, थोड़ा सा क्रॉस किया आपने। नहीं है, उनकी सोच बहुत आगे है सर। हाँ, जैन जी का भी जो इन्होंने कार्यकाल रखा ना वो 30-35 साल तक का है। मैं तो पार कर गया उसको। हाँ हाँ। और घर में जब बच्चों से बात करते हैं तो लगता है कि हम वास्तव में पिछड़े और हुए लोग। विशेषकर मेरे जैसी जो पीढ़ी के लोग हैं, हमारे लिए कोई लंबी चौड़ी क्या संभावना है। तो अंकिल वाली श्रेणी में है ना। तो ये जो बच्चे हैं, ये आज जो हमने कई बार कहा कि वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं, और उसके नज़रिए से देखते हैं कि आज हम जहाँ खड़े हैं, क्या हम अपने आने वाले बच्चों की, यानी जैन जी से आगे जो अल्फ़ा बीटा जनरेशन आ रही हैं, उनको किस तरह का जीवन हम देंगे। और अगर उनके अंदर भी ये धारणा हो गई कि भारत हमारे लायक नहीं है, तो एक तो देश से उनके संबंध टूटता है, विदेशों में जाना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी एक विजय पर्व मनाना चाहिए इस लिहाज से कि इन बच्चों ने जो अभी ग्रस्त जीवन में प्रवेश नहीं हुआ, बच्चे हुए नहीं इनके, लेकिन बच्चे इनके अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उस भावी भारत के बारे में सोच रहे हैं जिसने पूरी विश्व में प्रतिस्पर्धा करनी है और देशों से। तो ये तो लफाजी हैं कि 2047 का भारत, और मैं सिर्फ अपने आप को खपा रहा हूँ, ये इन्होंने कहा आप बैठिए आराम से, हम खपा लेंगे अपने आप। आप मत मेहनत करो अंकल जी, ज़्यादा हो गया। हाँ, हमें जो चाहिए वो आप दोगे, चूँकि आप चुने हुए हो, इलेक्टेड हो, लेकिन हम ये तय करेंगे हमें क्या चाहिए। हमें लोकतंत्र चाहिए। और उसके बाद में अभिजीत दीपके ने जो अब नारे लगाए हैं, तो उन्होंने सारा फोकस उस लड़के ने ये दिया है कि हिंदू मुस्लिम एकता। कितनी बड़ी बात कही उसने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो भारत की जो विविधता और बहुलतावादी जो समाज है, उसके लिए इन लोगों ने आज एक जो जंग जीती है उसके आगे की तैयारी शुरू कर दी है कि भविष्य में हम ये नहीं होने देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरा देश ये राहत की सांस ले सकता है कि खतरा जो है वो टला है फिलहाल। सही मायने में कहें तो थोड़े वो जागरूक भी हो गए, लोकतंत्र से लोकतंत्र की तरफ अब लौटे हैं हम। हाँ, अब हमारी जैसी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी के लोगों को ये लगा है कि भाई जो हम सोच रहे थे वो हो सकता था, लेकिन कोई ताकत ऐसी है, और जो हम में से ही निकली है हमारे समाज में से, जो हमारे उन मूल्यों की रक्षा करने में समर्थ है जो हज़ारों साल की सभ्यता ने हमें दिए हैं। और इस जो हमारा जो बहुलतावादी समाज है, इसको अब कोई खतरा नहीं है। यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, क्योंकि वो सारे के सारे देशभक्त हैं। अभिजीत दीपके ने ये भी कहा कि अभी तो ये पहला विकेट है। ये सोचने वाली बात है। अब ऐसा नहीं है कि वो दूसरे विकेट की लड़ाई अभी कोई लड़ लेंगे। और ये जीत किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी इसका श्रेय नहीं जाता, सबकी साझी लड़ाई है एक्चुअली में। ये तो देश जीता है, इस समय देश का लोकतंत्र जीता है। तो अभिजीत दीपके ने वो जो गांधी, नेहरू और शास्त्री की जो परंपरा है पटेल की, उस तरह की भाषा बोली है कि भाई हमने तो एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें सांप्रदायिकता नहीं होगी, जिसमें सामाजिक विषमता नहीं होगी, जिसमें जाति पात नहीं होना चाहिए, जहाँ की शिक्षा जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए, वैश्विक स्तर की होनी चाहिए, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हों। उन्होंने ये भी फोकस किया अभिजीत ने कि अब मुद्दों की बात होगी, व्यक्ति गौण हो गया। नरेंद्र मोदी जी के साथ यही दिक्कत थी कि मुद्दे गौण हो गए थे, व्यक्ति बड़ा हो गया, व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, व्यक्ति इस देश से ही बड़ा हो गया था। जी। और उन्होंने जब ये कहा था ना कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी, उस समय भी ये कहते हुए उनमें एक अहंकार था
यानी कि अब मैं तपस्या करूंगा और फिर कर लूंगा, या तो वो सही मायने में ऐसे हों जैसे वो देखते हैं। इससे विपरीत है ना उनका कैरेक्टर तो पूरा का पूरा। अंदर तो वही कुंठाएं, जलन, नफरत सारी की सारी। दूसरे एक बड़ी बात मैं जो महसूस कर रहा हूँ धर्मेंद्र जी, कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। कैसी सर? जो लोग शांत थे, चुप थे, राजनाथ सिंह, गडकरी जैसे लोग और जो आरएसएस के लोग, खुद ही बेचारे की लंका लगी, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग तो तैयार नहीं किए ना, उन्हें भी आज बड़ी मुक्ति मिली है इस चीज़ से। और अब आप देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जो एक तरफा और एक पक्षीय फैसले लेते थे अपनी मनमानी के, वो शायद नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं उन पे एक अंकुश लगेगा और सामूहिक नेतृत्व की जो भावना है, अब ये तो कह देंगे हमारे तो शुरू से है, कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, लेकिन अब ये लोग बोलना शुरू होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि अब नरेंद्र मोदी की तानाशाही को लोग सिर झुका कर स्वीकार कर लेंगे। एक माहौल बना दिया था सर देश में इस जेनजी आंदोलन से पहले कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपके ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, जेल में डाल दिए जाओगे। पूरा मीडिया को पंगु बना दिया था जी इन्होंने। तो लोग एक भय के साए में जी रहे थे। और इस जेनजी के आप ये देखिए 2 महीने पहले कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि देश में इतना बड़ा आंदोलन रातों रात खड़ा होगा। देखिए, आपने और हमने कई बार चर्चा की है, आप पूछते थे और मैं कहता था, आप पूछते थे बड़े थोड़े निराशा के भाव से कि क्या होगा सर, है? और मैं कहता था देखिए, जो दुनिया की ताकतें हैं वो शायद इसको परास्त ना कर पाए, लेकिन ऊपर कोई है शक्ति, कोई डिवाइन पावर, जो कोई समय है, कोई नीति का चक्र है, कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी। और आप देखिए उसने क्या असर दिखाया, क्या कहा था सूर्यकांत शर्मा ने, कॉकरोच, एक शब्द निकला था मुंह से। इस एक शब्द कॉकरोच ने भारत का इतिहास बदल दिया और भारत का भविष्य भी बदल दिया। सिर्फ एक शब्द कॉकरोच ने, है ना? तो कितनी शब्द की शक्ति है और कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हम अपने मित्रों से कहा करते थे, जो वो ये मान कर चल रहे थे कि अब कुछ नहीं होना, होगा तो कुछ ना कुछ जरूर। लेकिन अब बीजेपी के अंदर से ऐसी लीडरशिप में आवाज आ रही है, जो लोकल स्तर के जो नेता हैं वो मतलब वो भी जेएनजी में वो कह रहे थे घर में ही विरोध है, हमारे अपने समर्थकों के बच्चे उनको लताड़ रहे हैं। ये भी है। और एक उन्माद हो गया था इनके कार्यकर्ताओं में, एक जुनून था कि कुछ नहीं हो सकता और अब हम तो 50 साल राज करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता और अपनी मनमानी करेंगे। और हमारे पास तो इतना पैसा है, ये है वो है। अहंकार केवल नरेंद्र मोदी का नहीं था, जितना अहंकार था उतना वो नीचे तक था। और आज वो लोग बड़े दुखी होंगे इस बात से, क्योंकि वो तो ये लगाए बैठे थे कि इस्तीफा तो नहीं होगा। और कल तक भी कितनी जिद थी कि आप इस विषय को छोड़िए और चीज़ों पर बात करो। तो और तो क्या, आपने मुआवजा देना वो तो सरकार दे दी, क्या जनता का पैसा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, केसेस भी आप वापस ले लोगे। और आपको ये भी लग गया, इनको बड़ी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इस तरह की आई है कि कहीं ना कहीं, जो हमने कल भी बात की थी, कि कहीं सेनाओं में कोई असंतोष न पनप जाए इस बात, कुर्सी पलटने का खतरा था इनको। अभी एक उत्तराखंड का कोई पुलिस कर्मचारी था, उसने अभिजीत को अपना त्यागपत्र सौंपा कल। तो अगर ये लहर चल पड़ती, और एक और बड़ा दबाव जो है वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, ग्लोबल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे। जिस तरीके से जर्मनी में और इंग्लैंड में और अमेरिका में लोग बाहर निकले, जहाँ ये मेडल लेके आया है वहाँ प्रदर्शन हो रहे थे। हाँ, तो उनको पता तो पहले भी था, वहाँ की सरकारें बखूबी जानती थी कि कुछ नहीं है, सिर्फ हवा का गुब्बारा है। और वहाँ के जो डायस्पोरा के जरिए अपनी इमेज बना रहे थे, लेकिन वही डायस्पोरा सड़क पे आके कहने लगा। तो इनको इस समय ये लगा कि अब जो हालात पैदा हुए उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते और अब हमें धर्मेंद्र प्रधान की बलि लेनी होगी। और ये मान के चलिए आप, ये कोई खुशी में नहीं हुआ, और ये पूरी आइडियोलॉजी की हार है जी इनकी। बिल्कुल, क्योंकि आरएसएस 100% एजुकेशन को कंट्रोल कर रहा था। हाँ, देश में बहुत प्रेशर में लिया गया निर्णय है। और अब आप देखना, जो हमारा गोदी मीडिया वो कैसे प्रचारित करेगा, वो ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, उदारता दिखाते हुए, कोई दोष ना होते हुए, और वो कर दिया जो विश्व में कोई नहीं कर सकता। ये मास्टर स्ट्रोक से सबका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और वो अब बड़े लोकप्रिय हो, जैसे उन्होंने कल कहा भी था कि आपने मुझे बड़ा प्यार दिया। 2 रील्स बनाई हैं सर। हाँ, और उस रील पे सारे देश ने जो थू करी थी, वो पता नहीं किस तरह की सूचना के बाद लोकप्रियता समझ गए है। हाँ, अरे इतने खुश हो गए, उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री को निर्देश दिए कि तुम सब भी इंस्टाग्राम पा जाओ। मुझे समझ नहीं आता, 150 करोड़ के देश का लोकतांत्रिक देश, 5000 साल की सभ्यता, आप अपने युवाओं से कहते हो रील बनाओ,
अब कह रहे हो अपने मंत्रियों से रील बनाओ, और रील बन गई ना, रील वो बना रहे थे रील भी बन गई और रेल भी बन गई। हुआ क्या है, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों की सफलता में सबसे बड़ा रोल रहा है टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी की महारत तो इस जनरेशन के पास में है। ये तो मास्टर है। इतना नॉन सीरियस आंदोलन चला है सर, इन्होंने परवाह ही नहीं की। हाँ, और ये जो गोदी मीडिया सफल क्यों नहीं हो पाया सर? क्योंकि ये जो जेन जी है जनरेशन, ये टीवी देखती ही नहीं है, ये अखबार पढ़ती ही नहीं है, इनकी दुनिया फोन से चलती है। इनके पास, जैसे हमने कई बार चर्चा की है, इनके पास सपने हैं। ये वो लोग आ रहे थे जिन्होंने उड़ान भरनी है, अपनी भी और अपनी आने वाली पीढ़ी की भी। और जो दूसरा जो निराश भारत है ना, जिसके पास सपने नहीं है, वो तो वैसे का वैसा ही है। लेकिन उस भारत ने भी इनके साथ खड़े होके एक सॉलिडेरिटी जाहिर की है कि भाई तुम अकेले नहीं हो, चूँकि वो भी अपने बच्चों को कब तक सरकारी राशन पे पालेंगे। है तो ये एक ऐसा समय है, नियति ने एक ऐसा बिंदु पे ला के हमें खड़ा कर दिया हमारे देश को कि वो कोई दिशा हमें देना चाह रही है। नई पीढ़ी से वो मुखातिब है, ये कह रही कि मैं तुम्हें उधर ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो, और जो सही रास्ता है। और ये हमें ये मान के चलना चाहिए, या हमें ये सदिच्छा रखनी चाहिए कि इस तरह की शक्तियां जो राजनीति में आई थी, अब इनका अंत हो जाना चाहिए। या तो ये खुद को बदलेंगे, नहीं तो ये लोग इनको बदलेंगे। भारत को अब ऐसी लीडरशिप चाहिए जिसका जात पात में, धर्म में विश्वास ना हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, गुड गवर्नेंस देने के लिए कमिटेड हो, और आने वाली पीढ़ियों के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। अच्छा सर, ये जो जेन जी जनरेशन है, इसको ये 70 पार वाले जो लोग हैं, क्या ये संभालेंगे इनको? मतलब ये उनके से तालमेल बना सकते हैं? मैंने आपको कहा था कि ये जो बच्चे हैं, ये अपने घरों में भी एडजस्ट नहीं हो रहे, या इनसे बड़े लोग इनसे तारतम्य बिठा ही नहीं पा रहे। इनके बच्चे, एक राज्यसभा MP बीजेपी, उसका बेटा आया हुआ है बेस बदल के वहाँ। हाँ, कह रहे क्या करूँ, आना पड़ा। देखो, हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए। इस जनरेशन को देने के लिए हमारे पास, हम कहते तो हैं संस्कार और संस्कृति, दुनिया भर की चीज़ें वो ले लेंगे, और शायद उनको बहुत ज़्यादा उतनी ज़रूरत नहीं है, उनकी प्राथमिकता वो है नहीं। उनको जो कुछ चाहिए, उन्हें ये लग रहा है कि ये हमें नहीं देंगे, हम खुद हासिल कर लेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और, जब देश में इस तरह का कोई क्राइसिस आंदोलन खड़ा होता है, तो वैसे तो ये चौथे दिन मोहन भागवत वगैरह कुछ बोलते रहते हैं, ये करो वो करना चाहिए सर। मोदी भी मतलब सक्रिय रहते हैं साल के 365। लेकिन जब क्राइसिस के दिन होते हैं या देश में कुछ टैकल, तब ये लोग कैसे मतलब एक उसमें चले जाते हैं, नेपथ्य में या को भवन में चले जाते, ये दिखते क्यों नहीं है? ये दिखते इसलिए नहीं कि जवाबदेही से, जनता का सामना करने से डरते हैं। अब इनको थोड़ी राहत ये मिल रही थी कि राम मंदिर का जो चोरी वाला मुद्दा था, वो अब थोड़ी देर के लिए नेपथ्य में चला गया था, अब वो फिर आएगा। ये जनरेशन जी जो है, जेन जी जो है, ये रुकने वाली नहीं है। ये अब आप समाज में अपना पूरा दखल देंगे, रचनात्मक दखल देंगे, और जो इनको चाहिए वो इस सरकार से लेके रहेंगे। और RSS और ये जो उनकी जो सारे ये लोग हैं, इनका ये तो स्वभाव सब जानते हैं कि कभी भी आपको वहाँ नज़र नहीं आएंगे ऐसे क्राइसिस में। जवाबदेही से बचते हैं, और वही एकमात्र लक्ष्य इनका वही है कि जो हम कहते रहे, लोग उसको आंख मूंद कर मानते रहें। ये हाँकना चाहते हैं इस देश को, लेकिन भेड़ नहीं है, भारत के लोग भेड़ नहीं है। और आज भारत के इन युवाओं ने, बच्चों ने सारी दुनिया को भी दिखा दिया कि अगर दुनिया ने कम्युनिकेट करना है तो वो हमसे करना है, हमारी ज़रूरतों से। अच्छा सर, एक जैसे अकाउंटेबिलिटी की बात है, 12 साल से ये सरकार है, मंत्री बनते हैं, मोदी जी के अलावा कौन सा मंत्री को अकाउंटेबल बनाओगे? क्या निर्मला सीतारमण को बनाओगे? नहीं, ये मतलब काम तो कोई सा भी नहीं कर पा रहा है इनमें से। ये कुछ नहीं है, ये तो उसकी जो लाइन वो दिखाते हैं ना, प्रधानमंत्री उसी पे चलते हैं। निर्मला सीतारमण ने कल इतनी मूर्खतापूर्ण बात कही है कि पेपर लीक होने का ये फायदा है कि बच्चों को और टाइम मिल जाता तैयारी करने के लिए। दोबारा फिर लीक करा दो, तीसरी बार फिर कराओ, कराते लोग उनकी पकड़ आ जाएगी विषय पे बहुत अच्छी। मतलब इतना मूर्ख वित्त मंत्री भारत का होगा ये? नहीं, ऐसे तो ये सारी लाइन लगा लो जी इनकी। आप गडकरी को देख लो, आप ये इनमें किसको मतलब जवाबदेही किसकी तय करेंगे? सारा ही पूरा माता का माल है। सच्चाई ये है, जो जानकार लोगों को बताते हैं कि कोई भी फाइल मंत्री तभी साइन करता है जब ऊपर से PMO से साइन होकर आती, यानी कि हर निर्णय कहाँ किसको ठेके देने हैं, किसको क्या करना है, धर्मेंद्र प्रधान के औकात नहीं है कि वो कर लेगा। ये सब नरेंद्र मोदी के PMO से चल के आते हैं।
और मोदी जी की देह भाषा, उनका बोलचाल, उनका ढंग, अब सब ये बता रहा है कि वो मन मार के ही सही, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि वो दिन लौट के नहीं आएंगे। जो उनका रुआब था, जो दबदबा था, वो अब चलने वाला है नहीं। हालांकि पहली रील्स में उन्होंने मतलब उनका जो असली रूप था वो दिख गया। हाँ, तो दूसरी रील में फिर वो तरीके से बैठे हैं प्रॉपरली। हाँ, नहीं अब तो बिल्कुल फ्रेंड्स शुरू में और बाद में थैंक यू, और वो भी करके दिखाया उन्होंने कि जैसे वो खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, तो वो नाटकीयता तो अभी नहीं जाएगी, सबको पता है कि वो उनको हैंडल करना नहीं आता है। अभिनेता तो बहुत ज़बरदस्त है और बचपन से उन्हें शौक था अभिनय करने का, लेकिन उन्होंने इस देश का जो सर्कस बनाया ना, मैं तो डर रहा हूँ कहीं ट्रम्प ये ना कह दे कि मैंने इस्तीफा दिलवाया है। ये नया एंगल है, वो कह सकता है। मैंने तो कहा था मैं भविष्य खराब नहीं करना चाहता पॉलिटिकल। वह एक मित्र है, उनका फोन आया था, बोले अगर ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते ना तो 15 अगस्त का जो झंडा है मोदी की जगह कोई और ही फहराएगा, देख लेना चाहिए। और लोग इतने अंदर से उत्साहित थे इस आंदोलन को लेके। उन्होंने आखिरी दम तक प्रयास किया है, देश को समझाने का कम डराने का ज्यादा। मिस हैंडल तो हुआ है सर इनसे, ये नहीं तो ये सारे आंदोलनों को ऐसे तोड़ मरोड़ लेते हैं, खराब कर देते हैं। कॉन्फिडेंस इतना आ गया ना कि हमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा लिया इन्होंने, सब कुछ ये दीपके और ये सब। मैं और दीपके के हाथ में नहीं था। मान लो दीपके कह देते उठो जाओ बच्चों, नहीं जाते ये बच्चे। अब संभव नहीं था। और मैं तो कह रहा था कि मैं नेहरू जी से बहुत प्रेम है मोदी जी को। आज नेहरू जी के भतीजों ने, चाचा नेहरू के भतीजों ने वो कर दिखाया कि आने वाली पीढ़ियां ना नरेंद्र मोदी की तो है नहीं, इनके समर्थकों की जो वो हमेशा याद रखेंगे कि गांधी और नेहरू और पटेल के देश को। लेकिन आंदोलन सर की इस तरह नहीं बहुत, आप देखिए मिजोरम तक फैला हुआ है ये आंदोलन, पूरे देश में कोने कोने में है, सबको पता है। और ना इसमें चाइनीज फंडिंग ये साबित कर पाए, ना इसमें किसी को देशद्रोही साबित कर पाए। कोशिश बहुत करी है, लेकिन वो अपने जाल में फंसते चले गए। और अब वो एक कोई सिरफिरा है पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल, वो पहुंच जाता सर। ये मतलब इनके आंदोलन उठने तक वो पहुंच जाए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को पिटते हुए देखा है। हाँ, तो उसका भी यही हाल होना था, है ना। हाँ। ये तो किसी को नहीं बख्श रहे ये बच्चे। देखिए, अहिंसा का अपने जीवन में, लोकतंत्र में महत्व है। और अहिंसा का मूल मंत्र देने वाले महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिन परिस्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर पले बढ़े, उसमें मैं अहिंसा के सिद्धांत को नहीं मानता। क्या संदेश है कि जब स्थिति इतनी भयंकर हो जाए कि पूरे समाज और मनुष्यता का अस्तित्व खतरे में हो, तो फिर अहिंसा का कोई अर्थ नहीं रहता। और वो कहते थे कि अहिंसा कमजोर का हथियार नहीं है, अहिंसा बहादुर का हथियार है। बहादुर के हाथ में डंडा हो और तब वो खुद को रोके ना, तो ये अहिंसा है। कमजोर आदमी तो मजबूर है हिंसा करने के लिए। और त्याग पत्र देने की बात आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि 1985 में 40 साल पहले जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और एक कार्यक्रम, पहले एंकर जो हमारे देश के रहे विनोद दुआ, वो जनवरी कार्यक्रम चलाते थे। तो उसमें क्या था कि मंत्रियों की सीधी बातचीत होती थी, जनता को बिठा के, जनता सवाल करती थी और मंत्री जवाब देता था। एक मंत्री थे चंदूलाल चंद्राकर, और वो पत्रकार थे। अच्छा जी। बहुत राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार थे, बहुत बड़े, 5 बार सांसद रहे। उस प्रोग्राम में विनोद दुआ के सवालों का वो जवाब नहीं दे पाए। तो राजीव गांधी तक ये सूचना गई। उधर से लोगों ने ये कहा, कुछ मंत्री थे, अंबिका सोनी वगैरह, उन्होंने कहा राजीव जी से मिलकर कि देखिए, दूरदर्शन हमारा पैसा लग रहा है और हमारे मंत्री इस तरीके से वहाँ, तो विनोद दुआ ने बहुत अपमानित किया उनको कि आप कैसे मंत्री हैं, तो ये तो बड़ी बुरी स्थिति है। तो राजीव गांधी ने ये जवाब दिया कि अगर एक मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़े हुए सवालों के जवाब नहीं दे सकता तो उसको बचाने में मेरी कोई रुचि नहीं। इस्तीफा होने दिया। इस्तीफा हुआ चंदूलाल चंद्राकर का इस बात पे। हरिदेव जोशी का इस्तीफा हुआ। मतलब कांग्रेस जितनी सहजता से मतलब अपनी जवाबदेही, जिम्मेवारी मानती थी ना। नटवर सिंह का इस्तीफा, बहुत कितने इस्तीफे हुए हैं। वहाँ इस्तीफे कोई नाक का सवाल थे ही नहीं, होने भी नहीं चाहिए, इसमें क्या है। वहाँ गृह मंत्री के तक के इस्तीफे हुए हैं। हाँ। तो शिवराज पाटिल का हुआ था सिर्फ इसी बात पे कि वो बम्बई दंगों के दौरान सूट बदल रहे थे। यहाँ तो 12 साल से सूट ही बदले जा रहे थे। वही मेरे कहने का आशय है, त्याग पत्र लोकतंत्र में कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है भाई। किसी की इज्जत नहीं मिल रही इसमें कुछ। हाँ ठीक है, बच्चे कुछ देर उनका हौसला बढ़ा तो वो चिल्लाएंगे, खुश होंगे, उनका हक है इस समय।
और आपको संयम बरतते हुए इन चीज़ों से सीख लो कि आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। और दूसरे यही है कि जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो अपना वजूद पहचाने। वो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं होता, फर्स्ट अमंग दी फर्स्ट है। इतनी सारी शक्ति या हो क्या रहा है कि मुख्यमंत्रियों के हाथ में है प्रदेशों की, और बाकी सारा देश एक व्यक्ति चला रहा है। अब फिर ये एक एजेंडा चलेगा, जैसे अन्ना आंदोलन के बाद चला था, अभी केजरीवाल पार्टी का जन्म हो गया था। अब लोग दीपके से भी ये उम्मीद करेंगे कि ये इस तरीके की चीजें इस तरह की उम्मीद ना तो करनी चाहिए, और मुझे लगता है अभिजीत दीपके उस तरह की हरकत करेगा भी नहीं, है ना। और ये चीज़ें तो अगर ऐसा कोई प्रयोग हुआ तो वो भी विफल होगा, ये भी मैं बता दूं आपको, आज ही भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अगर पार्टी बना के हाल तो इस देश के लोग इतने समझदार हो गए हैं कि उन्होंने शायद बिन कही शर्त इनके सामने भी रखी है कि तुम इशू की लड़ाई लड़ोगे और उसके बाद बैठ जाओ, प्रहरी की तरह काम करो। राजनीति यही लोग करेंगे। अच्छा, इस पूरे मामले में सर राहुल गांधी किस तरीके के व्यक्तित्व के रूप में दिखाई? देखिए, राहुल गांधी नौजवानों के साथ था और वो अपने कार्यक्रम पैरेलल चला भी रहे हैं यूथ के लिए। आज दिन में 12 बजे उन्होंने कहा और फिर इनका इस्तीफा आ गया। वो बोले कि इनको दूसरे मंत्रालय में एडजस्ट कर रहे हैं। उनको कैबिनेट के अंदर की जानकारी मिली कहीं से कि इनको दूसरे मंत्रालय में ले जा रहे हैं, ये हमें स्वीकार नहीं होगा, इनका इस्तीफा चाहिए, ही इज ए करप्ट मैन। अब देखो ना, राहुल गांधी ने कितनी बार ये कहा कि मोदी जी मेरे से डरते हैं। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं डरता, कहा कभी नहीं, केवल ट्रंप वाली बात नहीं है। और राहुल गांधी ये कहते थे वो इसलिए नहीं डरते कि उनको जो पता है वो मुझे भी पता है। अब ये उन दोनों के बीच की बात है, या तीसरे ट्रंप के भाई की बात होगी, लेकिन कुछ है जिसकी पर्दादारी है। और राहुल बंदा मजबूती के साथ खड़ा रहा युवाओं। राहुल गांधी ने ये सिद्ध कर दिया कि वो डरता नहीं। पहली बात तो निर्भय है, जो लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति की पहली पहचान होनी चाहिए। नंबर 2, 12 वर्षों में आप एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उनके परिवार पर सिद्ध नहीं कर पाए किसी भी तरीके के, और ये देश की जनता देख रही है ना। और राहुल गांधी की जो छवि इन्होंने बनाई थी, जो इन्होंने एक नेगेटिव ब्रांड उसका बनाया था, उसकी भी हवा निकल गई। कल मुझे संघ के एक बड़े अच्छे मतलब सदैव नेता का फोन आया, बातचीत हुई बड़ी, मतलब मैं राहुल गांधी को इतना मैच्योर नहीं समझता था। सर ये तो कमाल कर दिया इसने। मैंने ये चीज़ें मुझे कह रहे हो, बाहर मत कहना। नहीं, बाहर तो वो कहते भी नहीं। हाँ ना, कहते भी नहीं, आप बोला आप ही से कह रहा हूँ मैं। और बोले हमारे वाले तो ये तो बिल्कुल ही उस तरह के लोग हैं। अब वो उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं कि वो बेचारे वो है ना, अब क्या खाक मुसलमान होंगे। तो मैंने आपका जो शेष जीवन आप वहाँ गुजारो लेकिन आराम से। इस आंदोलन से एक अच्छी बात ये हुई कि अब जो रिलीजन की पॉलिटिक्स देश में एक जहर घोल दिया ना, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ी सी। मैसेज इज क्लियर। देखिए, ऐसे ये जो तत्व हैं, सांप्रदायिक हैं और जातिवादी, ये बहुत जल्दी जाएंगे नहीं, ये भी रहेंगे, लेकिन इनका रहना भी बहुत जरूरी है। ये भी कॉकरोची हैं जी बेचारे। हाँ, इनका रहना बहुत जरूरी है। असली कॉकरोच तो यही हैं, वो तो मजबूरी के ये भी परिवर्तन का वाहक हैं, ये कारण यही बन रहे हैं। अगर ये चीजें ना हो तो कैसे होगा? अब जिस बैठ के उसे पिंकी चौधरी पागल के बच्चे ने कह दिया वहीं पे कि वो ये सनातन के खिलाफ लड़ाई है, जंतर मंतर पर सनातन के खिलाफ कौन सा युद्ध हो रहा है भाई? उसका तो कसर ही रह जाएगी बेचारे की, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये ऐसे तत्वों को तैयार करते हैं। तो सरकार ने भरपूर प्रयास किया कि आंदोलन विफल हो जाए और हर तरह के हथकंडे अपनाए, हिंसा तक अपनाइए, पैलेट गन तक चलवाइए, लेकिन इस देश के नौजवानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, एक नया इतिहास रचा गया है। बधाई है इन छात्रों को, विद्यार्थियों को, और बधाई है नरेंद्र मोदी जी को भी कि उनका अहंकार कुछ कुछ नीचे आ रहा है। हालांकि अभी बहुत एक लंबी जर्नी है दोस्तों, लोकतंत्र से लोकचंद्र हम बनने की, और लोकचंद्र से फिर लोकतंत्र बनने की। क्योंकि देश की फिजाओं में जो नफरत घोली गई है दोस्तों, ये नागफनी के बीज इतने जल्दी से ख़त्म नहीं होते, ये बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये जैन जी की पीढ़ी का हम धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने भारत की सोई हुई आत्मा को जगाने का काम किया है। इन्होंने भारत की जनता के बीच जो डर का माहौल था उसको ख़त्म करने का काम किया है। इन लोगों ने, ख़ास बात यह है कि अब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग जिसको टूटती हुई नज़र आ रही थी, अब वो ज़्यादा बढ़ेगी और आज की पीढ़ी पे भारतीय पेरेंट्स भरोसा करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो किसी के सामने नहीं झुका वो जैन जी ने झुका दिया, तो झुकाने वाला चाहिए। ये जो जैन जी पीढ़ी है इसको हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर बैठे थे, मैं खुद उनमें से शामिल था। लेकिन ये लोग, इनमें पोटेंशियल है और ये
इनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं और उन आइडियाज़ के बूते पे अगला जो भारत का है, ये जो पार्कों के वो जो बूढ़े अंकल हैं जिनको सारा समाज खराब भ्रष्ट नज़र आता है और सनातन बिल्कुल खतरे में नज़र आता है, उन अंकल की अब नहीं चलेगी। तो ये एक नया दौर है बदलाव का, और इस दौर के लिए हमें खुद को तैयार करना है, इस देश को तैयार करना है। और अच्छी बात यह है कि पहली बार भारत की राजनीति में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की बात हो रही है। तो फ्री की जो सरकारी सुविधाएं हैं सांसदों की, मंत्रियों की, विधायकों की, अब कुछ अच्छे लोग आने की पहल कर सकते हैं और कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि एक बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि भारत जाति, समूह और धर्म से कभी शायद ही ऊपर उठता हो, लेकिन एक उम्मीद इन बच्चों ने जगाई है और धीरे धीरे बदलाव आते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया देना, अपने विचार हमारे साथ साझा करना। शुक्रिया सर आपका। जी, जय जवान जय किसान।